नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। गुजरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम तथा बोरॉन यौगिकों का उपयोग कर विश्व का सबसे पतला पदार्थ निर्मित किया। चेन्नई के द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में शोधकर्ताओं ने भारतीय औषधीय वनस्पतियों, फाइटोकेमिकल्स तथा उपचार के लिए नया ऑनलाइन डेटाबेस विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने बेकार हो रही ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए एक नवीन यौगिक कॉपर टेल्यूराइड विकसित किया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पंजाब के लुधियाना में कार्यरत केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 नई तकनीकों का विकास किया। लेकिन सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। क्या आप जानते हैं कि एक कागज की औसत मोटाई मात्र 0.10 मिलीमीटर होती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सबसे पतले पदार्थ की मोटाई क्या हो सकती है? दुनिया के सबसे पतले पदार्थ की मोटाई कागज के टुकड़े की मोटाई से लगभग 1 लाख गुना कम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मात्र 1 नैनोमीटर मोटाई वाला एक पदार्थ बनाया है। ये टुकड़ा मैग्नीशियम डाइबोराइड नामक मैग्नीशियम तथा बोरॉन के संयुक्त यौगिकों से तैयार किए गए हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। हमारी दिनचर्या में ऐसी कई चीजें होती हैं जो आकार में तो छोटी होती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को बहुत आसान बनाती है। अब हमारी आंखों में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट लेंस को ही ले लीजिए, जिसकी मोटाई महज 8 से 10 मिलीमीटर होती है, लेकिन यह हमारी दृष्टि को सटीक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सोल्डरिंग में इस्तेमाल होने वाले तार का व्यास केवल 0.711 से लेकर 1.63 मिलीमीटर के बीच होता है, लेकिन ये हमें कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक दिक्कतों से छुटकारा दिलाता है। जिस गिटार के तार मनमोहक संगीत पैदा करते हैं, उसकी मोटाई भी कोई ज्यादा नहीं, लगभग 0.254 मिलीमीटर होती है। स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर तकरीबन 1 अरब बेहद छोटे और आकर्षक ट्रांजिस्टरों से बना होता है। आज के समय में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और भी ज्यादा छोटे नैनो पदार्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों में अनोखे गुण होते हैं। अब ग्राफीन का ही उदाहरण ले लीजिए। ये स्टील से 200 गुना शक्तिशाली होता है, लेकिन ये सिर्फ एक परमाणु जितना चौड़ा होता है। अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के कबीर जसूजा और उनकी टीम ने ग्राफीन जैसी गुणवत्ता वाले नैनो परतों का विकास करने में कामयाबी पाई है। ये नैनो परत मैग्नीशियम डाइबोराइड से बने होते हैं, जो कि मैग्नीशियम और बोरॉन का एक यौगिक होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी मोटाई सिर्फ 1 नैनोमीटर है। A nanosheet represents one of the thinnest material that can ever be made. Now, the science of nanosheet initiated after the discovery of graphene. The primary research question that we are asking is, can we synthesize nanosheets which are like graphene but made from boron? And in order to do that, we investigated some of the possible layered materials, and we realized that there is a layered material which is a magnesium diboride. In the last 3 years, we have shown several proofs that indeed magnesium diboride can be delaminated to obtain boron and lumps of graphene. So these sheets are precisely like graphene but made from boron. इस नैनोशीट में बोरॉन परमाणु मधुमक्खी के छत्ते की संरचना में व्यवस्थित पाए गए थे। ये संरचना नैनोशीट को ग्राफीन जैसा बनाती है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संरचना मधुमक्खी के छत्ते को दर्शाती है, जो कि दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है, और इसकी खोज ने साल 2010 में भौतिकी का नोबेल दिलाया था। इस टीम के शोधकर्ता अब बेहतर परफॉर्मेंस वाली नेक्स्ट जनरेशन बैटरियों के विकास करने में इन नैनोशीट का इस्तेमाल करने की दिशा में कार्यरत है। ये बोरॉन आधारित नैनोशीट पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित कर सकते हैं, और इस तरह पारदर्शी यूवी एब्जॉर्बिंग फिल्मों का निर्माण करने के लिए ये एक अच्छे विकल्प साबित हुए हैं। इनका ये शोध केम फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। Because these nanosheets are extremely thin and yet very sensitive,
one can start visualizing these nanosheets as an important part of the screens of the sensitive screens which are used for preparing these the smartphones. इस अध्ययन के लिए आवश्यक अनुदान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले फास्ट ट्रैक रिसर्च ग्रांट के अंतर्गत प्रदान किया गया था। इसे डीएसटी के इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड रिसर्च ग्रांट की सहायता मिली और आईआईटी गांधीनगर ने भी कुछ आवश्यक अनुदान प्रदान किए। औषधि उद्योग में नई दवाएं बनाने में प्राकृतिक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत तुलसी तथा अश्वगंधा जैसी वनस्पतियों का औषधीय उपयोग करता रहा है, लेकिन अब तक उपचार के लिए पारंपरिक भारतीय औषधियों का उपयोग चिकित्सकीय तथ्यों के बजाय अनुभव पर आधारित था। ऐसी औषधीय वनस्पतियों की मान्यता तथा उनका उपयोग विस्तृत करने के लिए चेन्नई स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज ने भारतीय औषधीय वनस्पतियों, फाइटोकेमिकल्स तथा उपचार का एक डेटाबेस तैयार किया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए पौधे अति आवश्यक होते हैं। वे अपने हेट्रोजीनस या विजातीय जैविक रूप से सक्रिय यौगिकों या फाइटोकेमिकल सामग्री के लिए जाने जाते हैं। फाइटोकेमिकल पौधों में पाए जाने वाले गैर पौष्टिक रसायन होते हैं जिनमें सुरक्षात्मक या रोग निवारक गुण होते हैं। ये गैर जरूरी पोषक तत्व हैं, मतलब कि मानव जीवन के लिए ये आवश्यक नहीं होते, लेकिन ये फाइटोकेमिकल्स औषधीय गुण रखते हैं। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन, सोया के आइसोफ्लेवोन्स और फलों में मिलने वाले फ्लेवोनॉइड कुछ जाने माने फाइटोकेमिकल्स हैं। आमतौर पर फाइटोकेमिकल्स से होने वाले फायदे इस प्रकार हैं। इन पर बैक्टीरिया का असर नहीं होता है। उदाहरण के लिए लहसुन में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल एलिसिन में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल एलिल सल्फाइड। इन पौधों का प्रयोग न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बल्कि कई आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। अनेक भारतीय पौधों में विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो भविष्य में दवाओं की खोज के लिए एक खजाने के समान हैं। लेकिन भारतीय औषधीय पौधों में फाइटोकेमिकल संरचना पर एक सुगठित और व्यापक डिजिटल ज्ञान के अभाव के कारण इन पौधों से औषधीय अणुओं की पहचान वर्षों तक मुश्किल बनी रही। इस अंतर को पाटने के लिए चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर आरजी सामल और उनकी टीम ने भारतीय औषधीय पौधों, फाइटोकेमिस्ट्री चिकित्सीय डेटाबेस और IMPP-AT डेटाबेस तैयार किया है। ये भारतीय औषधीय पौधों के फाइटोकेमिकल्स पर अब तक का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसमें 1742 भारतीय औषधीय पौधों, उन पौधों से प्राप्त 9596 फाइटोकेमिकल्स और 129 भारतीय औषधीय पौधों के विभिन्न संसाधनों से चिकित्सीय उपयोग के दस्तावेजों के बारे में जानकारी शामिल है। फाइटोकेमिकल्स का यह विशाल डेटाबेस पारंपरिक भारतीय औषधीय पर केंद्रित 50 मानक पुस्तकों, 5 मौजूदा प्राकृतिक उत्पादों के डेटाबेस और 7000 से अधिक शोध लेखों से संकलित किया गया है। संबंधित शोध के नतीजे साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। Our work is actually very different from previous work. We have catalogued in our database, which we call IMPAT. We would again like to emphasize that what is different in our database is the phytochemical content which is captured for the different Indian medicinal plants. Why this is important is because phytochemicals are effectively the agents for the therapeutic effect of these plants. So if we have a compilation of the phytochemicals from the different Indian medicinal plants, then this can be used by researchers towards drug discovery. IMPP-AT एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें शोधकर्ताओं ने भारतीय जड़ी बूटियों में मौजूद 960 फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है, जो संभवतः दवाओं में विकसित हो सकती हैं। फाइटोकेमिकल्स पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक हैं जो हर्ब के मामले में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित होते हैं। IMPP-AT पर सूचीबद्ध 960 ड्रगेबल फाइटोकेमिकल्स में से करीब 591 फाइटोकेमिकल्स की संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किसी भी दवा के साथ समानता नहीं पाई गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक इन फाइटोकेमिकल्स में नई दवाओं के विकास की क्षमता है। यह डेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई की वेबसाइट cb.imsc.res.in/impact पर आसानी से उपलब्ध है।
इस डेटाबेस से कोई व्यक्ति 3 प्रकार से जुड़कर जानकारी पा सकता है। पहला, पादप फाइटोकेमिकल एसोसिएशन। इसके जरिए भारतीय औषधीय पौधों के नाम या उससे जुड़े फाइटोकेमिकल्स की खोज आसानी से की जा सकती है। दूसरा, पादप चिकित्सीय उपयोग से संबंधित जुड़ाव। इसके द्वारा औषधीय पौधों के नाम से या उनके उपचारात्मक उपयोग से जानकारी हासिल की जा सकती है। तीसरा, प्लांट फार्मूलेशन के द्वारा औषधीय पौधों या इसके फार्मूलेशन के नाम पर जानकारी हासिल की जा सकती है। IMPP-AT एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए इन फाइटोकेमिकल्स के और इनके चिकित्सीय उपयोग की मुफ्त जानकारी उपलब्ध कराता है। अनुभव आधारित पारंपरिक भारतीय चिकित्सा से प्रमाण आधारित पारंपरिक भारतीय दवाओं की ओर जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने वैज्ञानिकों के लिए एक बड़े पैमाने पर शोध की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जो भविष्य में नए और बेहतर औषधीय दवाओं के विकास के लिए भारत में दवा बाजार की मदद कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको ले चलेंगे बेंगलुरु के GNCASR, जहां शोधकर्ताओं ने बेकार हो रही ऊष्मा को विद्युत में बदलने की विधि विकसित की है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। आज हम मौजूद हैं कोस्टल कर्नाटक यानी कि तटीय कर्नाटक के बेहद खूबसूरत शहर उडुपी में, और ये कार्यक्रम है कर्नाटक का रण। So my request to both Mr. Pramod Madhuraj ji and also to Bhatt ji to create more and more job opportunities in this place. Past 2 years we are facing water problem in summer. So is there any solution that can be given to us? None of the big companies have shown interest in spite of me being very proactive with them. No. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, IT सेक्टर एक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकता है। Tourism has a high potential here. जी। But CRZ is coming in the way. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ नहीं हो सकता। अभी ये मोदी जी के लिए एक सेमीफाइनल जैसा इलेक्शन है जी। अभी हम घर घर गए तो लोग बोलते हैं ठीक है हम आज इस बार बीजेपी को जीतेंगे, मोदी जी को दिलाएंगे। ऊर्जा संकट तथा पर्यावरण पर उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण हम दीर्घकालीन तथा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा तकनीकियों की खोज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऊर्जा का 65% भाग बेकार चला जाता है क्योंकि ऊष्मा का कोई उपयोग नहीं होता। अब प्रोफेसर के बिस्वास के नेतृत्व में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने इस समस्या का निदान खोज निकाला है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। वस्तुओं के संचालन के लिए अथवा उन्हें गर्म करने के लिए उनमें ऊर्जा का प्रवाह आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसका निर्माण नहीं किया जा सकता या इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक गतिविधि के लिए वस्तु में ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है, जिसकी मदद से कार्य संपादित होते हैं। लेकिन इस गतिविधि अथवा पूरी प्रक्रिया में मात्र 30 से 40% ऊर्जा का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए ईंधन पर चलने वाली कार गर्म धुआं छोड़ती है, या औद्योगिक अथवा यांत्रिक कार्य के लिए भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर के आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है। कार हो या बॉयलर, दोनों उदाहरणों में धुआं या ऊष्मा के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों का प्रयास इसी बर्बाद होने वाली अथवा उपयोग न हो पाने वाली ऊर्जा का प्रभावशाली तरह से उपयोग करना है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR के प्रोफेसर बिस्वास तथा उनकी टीम एक ऐसी ताप विद्युतीय पदार्थ के निर्माण में जुटी थी जो बर्बाद होने वाली ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर इस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। This material, eventually any thermoelectric material can convert temperature difference to voltage. So basically, if you have a solid material which is have property of glass like low thermal conductivity and property of metal which is a good electrical conductivity, and if you provide two different
temperature end, like one hot end and cold end, two end across this the same material, it can generate voltage. This technology is very important not only for India, for world, and it can actually have an important role in future energy management. अगर इस ताप विद्युतीय पदार्थ का वाणिज्यिक उपयोग सफल हो जाता है तो भविष्य में यह ऊर्जा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ताप विद्युतीय तकनीकी का उपयोग ऑटोमोबाइल, रासायनिक, तापीय तथा स्टील ऊर्जा संयंत्र जैसे उद्योगों में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसे उद्योग आवश्यक हैं जहां रोजाना भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद होती है, जिसका उपयोग विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सके। प्रोफेसर बिस्वास तथा उनकी टीम ने चांदी, तांबा तथा टेल्यूरियम का संश्लेषण कर एक ऐसा पदार्थ बनाने में सफलता प्राप्त की है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उच्च क्षमता वाले ताप विद्युतीय गुण उपस्थित हैं तथा जो धातु की तरह विद्युत सुचालक है। इस खोज से भविष्य में ऊर्जा संरक्षण तथा हरित तकनीकी के उपयोग की भारी संभावनाएं हैं। भारत में जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन कृषि है। कृषि उत्पाद में वृद्धि का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर पड़ता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका कृषि से जुड़ी नई तकनीक का प्रयोग है, जिनसे फसल की बर्बादी कम हो तथा कृषि प्रबंधन में सुधार हो। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पंजाब के लुधियाना में कार्यरत केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के कृषि मशीनरी उत्कृष्टता केंद्र ने इस उद्देश्य से 2 नई तकनीकों का विकास किया है। ये संस्थान कृषि के उपकरण विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। नए विकसित उपकरणों में सब्जियां उगाने के लिए प्रिसीजन प्लांटर तथा चौड़ी कतार वाली फसलों के लिए इंटररो कल्टीवेटर उपकरण विकसित किए गए हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारतवर्ष में मिट्टी, बारिश के स्वरूप तथा तापमान में विविधता के अनुसार खेती में भी विविधता पाई जाती है। आमतौर पर भारत की जलवायु बगीचे में उगाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों के अनुरूप है, जैसे फल, सब्जियां, फूल तथा मसाले। कृषि उत्पाद की कुल मात्रा को देखते हुए भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन जब फसल उत्पादन तथा उसके उचित प्रबंधन का सवाल उठता है तो भारत पिछड़ जाता है। उत्पादन में वृद्धि के लिए सब्जियों के पौधों तथा बीजों की रोपाई की नई तकनीकी तथा उपकरणों की सख्त आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पंजाब के लुधियाना में कार्यरत केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लाभ के लिए कृषि से जुड़ी कई तकनीकियां विकसित की हैं। इनमें 2 तकनीकियां प्रमुख हैं, सब्जियों के लिए प्रिसीजन प्लांटर तथा चौड़ी कतार की फसलों के लिए इंटररो कल्टीवेटर। In India, the vegetable planting is not mechanized as such, and farmers are using the seedlings to plant their crop, or directly planting the seeds to the field by manually. So to overcome these scenarios of seedling transplanting or manual seeding of the small vegetable seeds, we developed a pneumatic precision planter which can take care of accurate placement of seed individually. उचित दूरी पर रोपाई के लिए सुविधाओं के अभाव में भारी संख्या में बीजों की बर्बादी होती है। इस समस्या के निदान के लिए संस्थान ने न्यूमेटिक प्रिसीजन प्लांटर विकसित किया है, जो भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों तथा उत्पादन के अनुरूप सब्जियों की रोपाई के लिए कम लागत वाला उपकरण है। ये मशीन गैस तकनीकी या दबाव युक्त हवा के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिसीजन सीडिंग प्रणाली में बीजों को सटीक दूरी तथा गहराई में रोपा जाता है, जिससे बीजों की बर्बादी कम होती है। इसका प्रयोग 3 पंक्तियों में फसल उगाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें बीजों को मापने तथा वायु रहित दबाव की व्यवस्था होती है। बीजों को मापने की प्रणाली किसी पंक्ति में बीजों की संख्या सुनिश्चित करती है तथा उचित स्थान पर उनकी रोपाई करती है। खेतों में बने खांचे रोपाई तथा अंकुरण के लिए एक समान गहराई सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की रोपाई के लिए मशीन से जुड़े पहियों की ऊंचाई तय की जा सकती है, यानी समतल में रोपाई करनी है या खांचे में रोपाई करनी है अथवा उभरे हुए स्थल पर रोपाई करनी है। In wide row crops like cotton, sugarcane, management of weed is very critical. It is very costly and very labor intensive. To solve this problem, we have developed the interrotary cultivator. It operates between the rows of the crops
and removes the weed, and we can adjust the row spacing, and also we can adjust the each unit working width we can also adjust. This technology has been transferred to 3 industries locally Ludhiana. One industry is already started manufacturing the prototypes. सब्जियों, कपास, गन्ना इत्यादि चौड़ी कतार वाली फसलों की रुपाई, कटाई तथा पराली को हटाने में किसानों को काफी समय लगता था। कई किसान ये काम हाथ से करते हैं, जिसमें मजदूरी तथा मेहनत अधिक लगती है। पराली कई तरह से हानिकारक होते हैं, उनके कारण फसलों का उत्पादन कम होता है, फसल की लागत बढ़ जाती है तथा कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए CSIR, CMERI ने चौड़ी कतार वाली फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी विकसित की है, जिसे इंटर रो कल्टीवेटर कहते हैं। इंटर रो कल्टीवेटर में कतार की दूरी के अनुरूप मशीन को सुनिश्चित किया जा सकता है तथा इसका उपयोग ट्रैक्टर के जरिए होता है। ये रुपाई, कटाई तथा पराली को हटाने में उपयोगी है। फसलों के प्रकार के अनुसार मशीन की हर इकाई को खिसकाकर कतारों के बीच की दूरी तय की जा सकती है। रुपाई हो या फिर पराली हटाना, तमाम कार्यों में विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों की बर्बादी में कमी तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि जैसे कई लाभ हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त ये तकनीकियां मजदूरों पर किसानों की निर्भरता भी कम करती हैं, जिससे समय की बचत होती है तथा फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। लोक कलाओं का अनोखा संसार। ये एयर कंडीशन है बाबूजी, चारों तरफ से हवा लग रही है भगवान की दया से। देखिए 11वें लोकरंग उत्सव की स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। दुनिया भर में मलेरिया को नियंत्रित करने और इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व मलेरिया दिवस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का विषय मलेरिया को हराने के लिए तैयार है, जो बीमारी को रोकने और दुनिया को मलेरिया मुक्त करने की दिशा में काम करने के सामूहिक वैश्विक प्रयास पर जोर देता है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसे मलेरिया वेक्टर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने पेट्रोलियम तथा कोयला जैसे जीवाश्म अवशेषों से जीवाणुओं के द्वारा सल्फर हटाने की विधि विकसित करने में सफलता पाई है। जीवाश्म आधारित ईंधन जलाने से उत्पन्न प्रदूषित पदार्थों में सल्फर प्रमुख है। वैज्ञानिकों ने सल्फर को समाप्त करने वाले 4 जीवाणुओं की पहचान की तथा डाइबेंजोथियोफीन से सल्फर हटाने में उनका प्रयोग किया। जीवाणुओं की मदद से 99% सल्फर हटाने में सफलता प्राप्त हुई है। इस शोध से कम सल्फर निष्कासित करने वाले जीवाश्म आधारित ईंधन विकसित करने की संभावना बन रही है। ये शोध प्लोस 1 पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में शोधकर्ताओं की एक टीम ने PEP1 नामक एक छोटा अणु खोज निकाला है, जिसमें चिकनगुनिया के विषाणुओं को समाप्त करने की क्षमता है। इसकी विषाणुरोधी गतिविधि काफी तेज थी तथा 5 माइक्रोमोलर में एक छोटा अणु लगभग 99% विषाणुओं को समाप्त करने में सफल रहा। माइक्रोमोलर उस संघनन को कहते हैं जो 1 लीटर तरल में मोल्स की संख्या बताता है। वर्तमान समय में चिकनगुनिया के इलाज की कोई दवा या रोकथाम का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ये शोध बायोकेमी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
नासा के हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने अपनी 28वीं सालगिरह पर लगून निहारिका पर एक वीडियो जारी किया है, जिसे मिसियर 8 भी कहते हैं। ये तारकीय नर्सरी धरती से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। वीडियो में हर्शेल 36 नामक एक नए तारे की तस्वीरें हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये सूर्य से 2 लाख गुना चमकीला है। इसमें ताकतवर पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न हो रहे हैं तथा चक्रवात जैसी तेज हवाएं चल रही हैं। ये पूरी तस्वीर लगभग 4 प्रकाश वर्ष की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तथा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वैज्ञानिकों ने मोटर न्यूरॉन बीमारी तथा डिमेंशिया के एक दुर्लभ प्रकार को समझने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने जली जैसी अवस्था में FUS नामक प्रोटीन बनने का कारण खोज निकाला है, जो दिमाग की कोशिकाएं नष्ट करता है। मोटर न्यूरॉन तेजी से फैलने वाली तथा छोरों पर होने वाली बीमारी है, जो नसों तथा मांसपेशियों का क्रियाकलाप रोक देती है और जिससे दिमाग तथा रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचता है। इस खोज से तंत्रिका ह्रास की प्रक्रिया पर नई समझ विकसित हुई है। यह अध्ययन सेल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं शंकर आबाजी भिसे को, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में हुआ था। वो पथ प्रदर्शक भारतीय वैज्ञानिक थे और भारतीय एडिसन के नाम से प्रसिद्ध थे। इंजीनियरिंग तथा मशीनरी के क्षेत्र में भिसे की दिलचस्पियों से लगभग 200 नई तकनीकों का विकास हुआ, जिनमें 40 पेटेंट के खिताब उनके नाम हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध खोजों में वर्टोलाइट साइन लैंप, स्वचालित टॉयलेट फ्लशर, रेलवे के लिए स्वचालित वजन करने तथा पैकिंग करने के उपकरण शामिल हैं। भिसे ने टाइपकास्ट तथा रोटरी मल्टीपल टाइपकास्टर के द्वारा प्रिंटिंग तकनीकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो हर मिनट लगभग 3000 विभिन्न निशानों को स्वचालित तरीके से कास्ट तथा एकत्र करता है। अपने खोजों के द्वारा उन्होंने 19वीं सदी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अप्रैल 1935 को उनका देहांत हो गया। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।